नमस्कार दोस्तों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है उत्तर वैदिक काल। ये मैंने आपको बताया ये चला था 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। आज हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है इसको जानने के पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से हैं? उत्तर वैदिक काल जो है इस दौरान आर्य संस्कृति जो थी वो पंजाब नदी घाटी की बजाय स्थापित हुई गंगा यमुना दोआब। ऋग्वैदिक काल में ये पंजाब नदी घाटी में थी ऋग्वैदिक सभ्यता। उत्तर वैदिक काल की जो सभ्यता थी ये स्थापित हुई गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना का जो दोआब है यहां से हमको प्राप्त हुए हैं PGW मृद। अब PGW का मतलब क्या होता है? PGW का मतलब होता है पेंटेड ग्रे वेल, यानी कि चित्रित धूसर। धूसर मतलब कि सलेटी रंग, तो चित्रित धूसर मृद भाग। एक तो ये प्राप्त हुए हैं गंगा यमुना दोआब से। ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन आया हुआ है। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता गंगा यमुना दोआब में थी। यहां से PGW यानी कि चित्रित धूसर मृद भाग ये प्राप्त हुए। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का जो एटा डिस्ट्रिक्ट है, उत्तर प्रदेश में है एटा डिस्ट्रिक्ट, यहां पे एक स्थान है अतिरंजी खेड़ा। अतिरंजी खेड़ा से लौह सामग्री प्राप्त हुई। तो ये भी उत्तर वैदिक कालीन मानी गई है। उत्तर वैदिक काल जो था दोस्तों इसमें आर्यों को लोहा प्राप्त हो चुका, तो यहां से लोहे की सामग्री भी प्राप्त हुई। तो ये तो पुरातात्विक स्रोत है उत्तर वैदिक काल को जानने के। अब अगर साहित्यिक स्रोत की बात करें कि ऐसे कौन कौन से साहित्यिक स्रोत हैं जिनसे हमको उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिलती है, तो दोस्तों बाकी बचे हुए तीनों वेद यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये बाकी तीनों बचे वेद। इन वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ है, इसके अलावा अरण्यक है, उपनिषद है, पुराण है। इनसे हमको साहित्यिक जानकारी मिलती है कौन से काल की? उत्तर वैदिक काल की। तो ये हम स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया। उत्तर वैदिक कालीन सभ्यता गंगा यमुना दोआब में थी। यहां से चित्रित धूसर मृद भाग यानी पेंटेड ग्रे वेल ये प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश के एटा डिस्ट्रिक्ट के अतिरंजी खेड़ा से लोहे की सामग्री प्राप्त हुई। साहित्यिक स्रोत की बात करें तो तीन वेद जो बचे हैं बाकी के यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, पुराण, इनसे हमको उत्तर वैदिक काल की क्या प्राप्त होती है? जानकारी। ये पुरातात्विक स्रोत और ये साहित्यिक स्रोत। क्लियर ये पॉइंट? नेक्स्ट देखते हैं। अब उत्तर वैदिक काल जो था, इस उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपना भौगोलिक विस्तार कहां तक किया? ऋग्वैदिक काल में मैंने आपको बताया था सिंधु इनकी सबसे महत्वपूर्ण नदी थी। तो सिंधु से लेकर जो सरस्वती नदी है वहां तक ये मुख्य रूप से बसे थे आर्य जो है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है इसमें आर्यों ने अपना विस्तार भारत में कहां तक किया? इसके बारे में देखिए। शतपथ ब्राह्मण
जो है इसके अंदर एक कथा लिखी हुई है। विदेह माधव और इसके पुरोहित थे गौतम राहुल। इनकी कथा लिखी हुई है। अब इस कथा में लिखा क्या गया है, ये देखिए, जैसे मैं एक ग्राफिक डायग्राम बनाता हूं। विदेह माधव जो है, इन्होंने अग्नि को अपने मुख में धारण किया और घृत यानी कि घी का नाम लेते हैं ये अग्नि जो थी ये भूमि पर गिर गई और जंगलों को जलाते हुए ये यमुना नदी मान लीजिए, यमुना नदी से पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। इसने सभी जंगलों को, नदियों को पार कर दिया, लेकिन जो मगध स्टेट है, बिहार है, इसकी पश्चिमी सीमा पर बहती थी सदानीरा नदी या वर्तमान की कौन सी नदी, गंडक नदी। इस सदानीरा या गंडक नदी को ये अग्नि पार नहीं कर पाई। तो माधव ने अपने पुरोहित गौतम राहुगण से पूछा कि अब क्या किया जाए। तो गौतम राहुगण ने कहा कि इस नदी तक ही आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार करो, इससे आगे मत बढ़ो। यानी जो मगध का क्षेत्र है, इस मगध में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार नहीं होता। इसीलिए दोस्तों अथर्ववेद जो है, अथर्ववेद में मगध के निवासियों को लिखा गया है व्रात्य। व्रात्य का अर्थ होता है निम्न लोक। ठीक है, आप तो समझिए, ऋग्वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने अपना विस्तार भारत में कहां तक किया, इसको पढ़ते हैं। शतपथ ब्राह्मण में एक कथा लिखी है विदेह के शासक माधव और उसके पुरोहित गौतम राहुल। तो माधव ने अग्नि को मुख में धारण किया और घृत यानी घी का नाम लेते ही ये अग्नि जमीन पर गिर गई। जंगलों को, नदियों को साफ करते हुए ये इस पूर्व दिशा की ओर बढ़ने लगी। सभी जंगलों को, नदियों को पार कर दिया, लेकिन मगध की जो पश्चिम सीमा है, इस पर बहती थी सदानीरा या आधुनिक गंडक नदी, इसको पार नहीं कर पाई। यानी कि मगध की पश्चिम सीमा तक ही आर्य संस्कृति का प्रचार, मगध में प्रचार नहीं हुआ। इसीलिए अथर्ववेद के अंदर मगध के निवासियों को व्रात्य भी कहा। ये मैंने आपको बताया था। विंध्याचल जो पर्वतमाला है, इस विंध्याचल को पार करके उत्तर वैदिक काल के अंदर दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार। अब दक्षिणी भारत में आर्य संस्कृति को ले जाने का श्रेय ये दिया गया किसको, ऋषि अगस्त्य। जो ऋषि अगस्त्य थे, इनके द्वारा दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। इसीलिए अगस्त्य जो है, इनको बोला गया है अनार्यों का देवता। जो अनार्य है, तो अनार्यों का देवता भी कहा गया है और आर्यों व अनार्यों का समन्वय करता। ये भी किसको बोला गया है, अगस्त्य। क्योंकि अगस्त्य ही दक्षिणी भारत में ले गए थे आर्य संस्कृति। तो आर्य व अनार्यों का समन्वय करता, दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने के कारण, और अनार्यों का देवता, ये भी बोला गया किसको, अगस्त्य। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में फिर आर्य संस्कृति दक्षिणी भारत में गई। उत्तरी भारत की बात करें तो केवल मगध की पश्चिम सीमा तक ही विस्तार हुआ। मगध में आर्य संस्कृति का विस्तार दोस्तों नहीं हुआ। तो ये इस प्रकार से इन्होंने अपना भौगोलिक क्या किया, विस्तार किया। क्लियर ये पढ़। नेक्स्ट पढ़ते हैं उत्तर वैदिक काल जो है, इस उत्तर वैदिक काल के अंदर जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार की,
इसमें देखिए, ऋग्वेदिक काल के अंदर सबसे बड़ी इकाई थी जल। ऋग्वेदिक काल की बात करें, लेकिन इस समय जल जो थे ये आपस में मिलने लगे और निर्माण हुआ किसका? जनपद। जल आपस में मिलकर जनपद का निर्माण करने लगे। ठीक है, कई कबीले आपस में मिले, जैसे कि भरत और पुरु, ये मिलकर कहलाए क्या? कुरु। ठीक है, भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए। इनकी राजधानी थी आसंदीवत। ठीक है, और कुरु जनपद में कई महत्वपूर्ण शासक हुए हैं। कुरु जनपद के एक शासक थे परीक्षित, जिनको मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया दोस्तों। इसी में हुए हैं जन्मेजय, जिनके द्वारा नाग यज्ञ किया गया। ठीक है, कुरु जनपद के एक शासक हुए हैं नीचक्षु। इनकी आरंभिक राजधानी तो थी आसंदीवत, बाद में इनकी राजधानी ट्रांसफर हो गई थी हस्तिनापुर। और नीचक्षु के समय हस्तिनापुर जो है इसमें क्या आ गई थी? बाढ़। ठीक है, और महाभारत की जो कथा है वो इसी कुरु जनपद से ही क्या है? संबंधित है। ठीक है, इसी प्रकार से तुर्वस और क्रीमी ये मिलकर कहलाए पांचाल। ठीक है, पांचाल जो है इनका क्षेत्र था उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये क्षेत्र। कुरु जनपद जो था वो दिल्ली मेरठ के आसपास था। ठीक है, पांचाल आधुनिक उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, ये क्षेत्र था। इसी प्रकार से एक और जनपद था केके, ये पाकिस्तान का जलालपुर क्षेत्र यहां पर। ठीक है, इसी प्रकार से विदेह, ये उत्तरी बिहार का क्षेत्र है। तो वापस देखिए, राजनीतिक व्यवस्था, जन आपस में मिलकर जनपद बनने लगे। कई कबीले थे जो आपस में एक हो गए। भरत और पुरु मिलकर कुरु कहलाए। इनकी प्रारंभिक राजधानी हस्तिनापुर, बाद में हस्तिनापुर ट्रांसफर की। परीक्षित इसी जनपद के एक शासक हैं जिनको मृत्यु लोक का देवता भी कहा गया। जन्मेजय इसी ने नाग यज्ञ किया था। नीचक्षु था एक शासक जिसके समय हस्तिनापुर में बाढ़ आई थी, तो इसने अपनी राजधानी अयोध्या ट्रांसफर कर ली। तुर्वस और क्रीमी मिलकर पांचाल कहलाए। तो पांचाल जो है ये आधुनिक उत्तर प्रदेश का बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद का क्षेत्र। अब कुरु और पांचाल इन दोनों को शतपथ ब्राह्मण में वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कहा गया। आर्य संस्कृति की धूरी कहा गया है, प्रजापति की नाभि कहा गया है। ये कहा गया कुरु और पांचाल जनपद। कौन से रंग में? शतपथ रंग। वैदिक सभ्यता का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि, आर्य संस्कृति की धूरी और प्रजापति की नाभि, ये कहा गया। केके जनपद पाकिस्तान का जलालपुर, विदेह उत्तरी बिहार का। तो यहाँ के कई शासक हुए, जैसे पांचाल जनपद के शासक हुए प्रवाहन जैमिनी, केके के हुए अश्वपति केके, विदेह के शासक हुए हैं जनक, जनक की पुत्री थी सीता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई जनपद जो हैं ये बने दोस्तों उत्तर वैदिक काल में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदिक काल जो था
इसकी में जो सबसे बड़ी उपाधि दी जाती थी वो दी जाती थी जनस्य गोप्ता। जनस्य गोप्ता सबसे बड़ी उपाधि थी ऋग्वैदिक काल। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है इसमें शासक बड़ी बड़ी उपाधियों को धारण करने, ऐत्रेय ब्राह्मण इसमें विभिन्न दिशाओं के शासकों के नाम है, जो विभिन्न दिशाओं में शासक थे उनकी उपाधियां दे रखी। और गोपद ब्राह्मण ने इन राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का क्या है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ विभिन्न दिशाओं के शासकों की उपाधियां दे रखी और गोपद ब्राह्मण इन राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का क्या है, कौन कौन सी उपाधियां थी, कौन कौन से यज्ञ कर सकते। मध्य देश का शासक उपाधि धारण करता था किसकी, राजा। पूरब का जो शासक होता था ये सम्राट की। उत्तर का जो शासक था ये विराट की। पश्चिम का जो शासक था स्वराट की। और जो दक्षिण का शासक था वो भोज की। ये उपाधियां धारण कर, मध्य देश का शासक तो राजा की उपाधि, पूरब का शासक सम्राट की, उत्तर का शासक विराट की, पश्चिम का शासक स्वराट की, दक्षिण का शासक ये उपाधि। ये तो दे रखी है ऐत्रेय ब्राह्मण। गोपद ब्राह्मण में ये राजा जो यज्ञ करते थे, अब राजा जो था ये तो करता था कौन सा यज्ञ, राजसूय यज्ञ। सम्राट जो होता था ये करता था कौन सा यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ। विराट जो होता था ये करता था पुरुष मेघ यज्ञ। स्वराट जो होता था अश्वमेध यज्ञ। और भोज ये सर्वमेध यज्ञ, यानी कोई सा भी यज्ञ कर सकता। उसका कारण था दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति का प्रचार काफी बाद में हुआ, ठीक है, तो उन्हें हर प्रकार के यज्ञ करने की छूट दी गई ताकि वो लोग, साउथ के जो लोग हैं, वो आसानी से आर्य संस्कृति को अपना लें। इसलिए दक्षिण के राजाओं को किसी भी प्रकार का यज्ञ करने की दोस्तों क्या दी गई, अनुमति। अब ये यज्ञ होते क्या है ये हम उनकी धार्मिक व्यवस्था में पढ़ेंगे आगे चलकर। तो ऋग्वैदिक काल में तो सबसे बड़ी इकाई थी जनस्य गोप्ता, यानी जन का वो अधिकारी जो गोत्र की रक्षा करता। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर बड़ी बड़ी उपाधियां धारण करते थे। ऐत्रेय ब्राह्मण में तो विभिन्न दिशाओं के शासकों की उपाधियां, और गोपद ब्राह्मण में इन राजाओं के द्वारा किए जाने वाले यज्ञों का क्या है दोस्तों। नेक्स्ट वर्ण व्यवस्था जो थी इसमें देखिए, वर्ण व्यवस्था में प्रारंभिक दो वर्ण, एक तो हो गया ब्राह्मण, एक हुआ क्षत्रिय। अब इस पूरी क्रोनोलॉजी को समझना कैसे ये चला, मैं आपको बताता हूं। ऋग्वैदिक काल जो था, ऋग्वैदिक काल में युद्ध किसको लेकर होते थे, पशुओं को लेकर, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल जो है इसके अंदर युद्ध होने लगे किसको लेकर, भूमि को लेकर। भूमि को लेकर युद्ध हुए क्योंकि गंगा यमुना द्वारा अच्छा अनाज उत्पादित होता था, तो भूमि पर अधिकार करने को लेकर युद्ध होने लगे। अब भूमि पर अधिकार करने को लेकर युद्ध होती है, ठीक है, तो एक स्थायी क्या रखनी पड़ेगी, सेना।
अब दो स्थितियां होती हैं। पहली स्थिति कि जो ये उत्पादन हुआ है अनाज का, इस उत्पादन पर किसको अधिकार मिले। जो भी अनाज का उत्पादन किया जा रहा है प्रजा के द्वारा, इस पे अधिकार किसका। एक कंडीशन तो ये। दूसरा, समाज में सबसे उच्च स्थिति ये किस वर्ण को प्राप्त हो। ये दो कंडीशन होगी दोस्तों। पहली कंडीशन कि जो ये उत्पादन हो रहा है अनाज का, इस पे किसका अधिकार हो, किसका स्वामित्व हो। दूसरी कंडीशन होगी कि समाज में किस वर्ण को सबसे उच्च स्थिति प्राप्त हो। तो स्टार्टिंग के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रियों में इसको लेकर विवाद नहीं हुआ, क्योंकि एक उदाहरण मिलता है वृहदारण्य उपनिषद में। वृहदारण्य उपनिषद जो है, इसमें जनक, विदेह के जो शासक थे, जनक सीता के पिता, तो जनक ने दीक्षित किया किसको? याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य जो है दोस्तों, को जनक के दरबार में रहते थे और याज्ञवल्क्य को जनक के द्वारा धर्म की शिक्षा दी गई। यानी क्षत्रिय भी साहित्यिक दृष्टि से ब्राह्मणों से मुकाबला कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में तो इन दोनों वर्णों के बीच में इस बात को लेकर विवाद हुआ, लेकिन बाद में ये बात मान ली गई उत्पादन पे अधिकार तो किसको मिलेगा? क्षत्रियों को। और समाज में उच्च स्थिति ये किस वर्ण को दे दी गई? ब्राह्मण। तो ये इन दोनों वर्णों के बीच में एक प्रकार से गठजोड़ हो गया। क्षत्रिय ने कहा कि इस उत्पादन पे हमारा अधिकार है, तो समाज में उच्चतम स्थिति आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये दोनों वर्णों के बीच में क्या हो गया? गठजोड़। अब भूमि को लेकर युद्ध हो गई, तो एक स्थायी सेना भी रखनी पड़ेगी। यहां तक कि शतपति, यानी कि जिसके अधिकार में कितने गांव आते हो, 100 गांव, ऐसे अधिकारी का भी दोस्तों क्या होता है? उल्लेख होता है। मंत्रियों को इस समय भी रत्नीन कहा गया। रत्नीन का एक प्रकार से अर्थ होता है जो राजा के लिए रतन के समान। यानी मंत्रियों की स्थिति दोस्तों काफी महत्वपूर्ण थी। राजा का रतन माना जाता था मंत्रियों को, इसलिए इनको रत्नीन भी कहा। ये इस प्रकार से इनकी दोस्तों क्या थी? राजनीतिक व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए राजनीतिक व्यवस्था के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद में आता है दोस्तों इनका समाज, कि ऋग्वैदिक कालीन समाज कैसा था। और ये काफी थोड़ा लेंथी टॉपिक भी है, तो इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब समाज के अंतर्गत वही चीज आती है, समाज कैसा था? पितृसत्तात्मक। इस समय भी समाज पितृसत्तात्मक रहा, लेकिन समाज में एक चेंज आया, अंतर आया। क्या आया? इस समय जो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों, ये वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित होने लगी। ऋग्वैदिक काल में तो कर्म आधारित थी, इस काल में ये जन्म आधारित थी। जो जिस वर्ण में जन्म लेता था उसको उसी वर्ण का माना जाता। ये एक महत्वपूर्ण चेंजमेंट आया कौन से काल में? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था जन्म। हालांकि इस समय तक भी समाज में अस्पृश्यता अस्पृश्यता ये लागू नहीं थी, किसी को भी अस्पृश्य नहीं समझा जाता। लेकिन वर्ण व्यवस्था जो थी ये इतनी अधिक जटिल हो गई कि चारों वर्णों के जो लोग हैं, उन चारों वर्णों के नाम में संबोधन में भी अंतर आ गया, चारों वर्णों के रंग में भी अंतर आ गया,
जनेऊ धारण करने का धागा और ऋतु, इसमें भी अंतर आ गया। ठीक है, ये सारे अंतर आ गए थे उत्तरवेदी काल। तो चारों वर्णों के नामों के संबोधन में अंतर आया, उनके रंग को भी डिफाइन किया गया कि ये इस रंग का ही होगा। ठीक है, जनेऊ धारण करने का धागा भी सबका अलग अलग हो गया और अलग अलग ऋतु के अंदर ही जनेऊ धारण करते थे। जो स्टार्टिंग के 3 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको द्विज की स्थिति दी गई। द्विज का अर्थ है दोबारा जन्म लेना। चार स्टार्टिंग के 3 वर्णों को द्विज की स्थिति दी गई। शूद्रों को दोबारा जन्म लेने का अधिकार दोस्तों नहीं। अब एक टेबल बनाऊंगा मैं, उस टेबल में आप देखना किस प्रकार से वर्णों के नामों के संबोधन में, रंग में, धागे में, ऋतु में किस प्रकार का अंतर आया दोस्तों, वो देखते हैं। तो मैं टेबल बना रहा हूं, इस टेबल को आप ध्यान से देख लीजिए। वर्ण, रंग, संबोधन, जनेऊ का धागा, ऋतु और मंत्र। ठीक है, ये मैं टेबल बना रहा हूं दोस्तों, देखिए। तो पहला आता है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक, अब ब्राह्मण का रंग माना गया श्वेत, क्षत्रिय का लाल, वैश्य का पीत यानी कि पीला और शूद्र का श्याम यानी कि काला। ये तो हो गए चारों वर्णों का। अब संबोधन किस प्रकार से करते थे? ब्राह्मण के लिए कहते थे एही, एही का अर्थ होता है आई। क्षत्रिय आगही यानी कि आओ। वैश्य आद्रव यानी कि जल्दी आओ। और शूद्र को बोलते थे दोस्तों आगो, यानी कि दौड़कर आओ। यानी इतनी जटिलता आ चुकी थी वर्ण व्यवस्था में कि संबोधन तक में फर्क था। ब्राह्मण अतिथि के लिए बोलते थे एही, क्षत्रिय के लिए आगही, वैश्य के लिए आद्रव, शूद्र के लिए आगो। जनेऊ धारण करने का धागा, ब्राह्मण तो पहनता था जनेऊ किसकी? सूत। क्षत्रिय जो था वो पहनता था किसकी? सर, जो जूट होता है। वैश्य पहनता था ऊन की। और शूद्रों को जनेऊ धारण करने का अधिकार उसको। ऋतु कौन कौन सी ऋतु में पहनते थे? तो ब्राह्मण तो पहनता था कौन सी ऋतु में? बसंत ऋतु में पहनता था। क्षत्रिय ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य शीत ऋतु में, शूद्र तो पहनते थे। अब जनेऊ धारण करने के समय मंत्र भी पढ़े जाते थे। ब्राह्मण जब जनेऊ धारण करता था तो गायत्री मंत्र, क्षत्रिय के लिए विष्णु, वैश्यों के लिए भी गायत्री मंत्र का ही प्रावधान किया गया, क्योंकि कोई प्रावधान था नहीं। तो वैश्य जो होते थे ये गायत्री मंत्र का प्रयोग करते थे। तो आप इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं कि वर्ण व्यवस्था इतनी जटिल हो गई कि इनके रंग तक में फर्क आ गया, संबोधन तक में, जनेऊ धारण करने के धागे में,
उसकी ऋतु में, मंत्रों में, सब में ये अंतर आ गया दोस्तों उत्तर वेदी। ठीक है, इस टेबल के माध्यम से हमने समझ भी लिया। इसको मैं मिटा रहा हूं। दूसरी चीज जो दोस्तों इस उत्तर वैदिक काल में आई वो थी जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था जो है इसका प्रारंभिक उल्लेख ये यास्क ने किया है निरुक्त में, और पाणिनि इसने किया है अष्टाध्यायी में। लेकिन जाति व्यवस्था का निर्धारण ये इसके द्वारा किया गया बोधायन के। ठीक है, जाति शब्द का उल्लेख यास्क ने निरुक्त में किया है और पाणिनि ने अष्टाध्यायी की। लेकिन जाति व्यवस्था का जो निर्धारण किया वो सबसे पहले किसने किया? बोधा ने। अब जाति व्यवस्था बनी क्यों दोस्तों, उसके बारे में देखिए। दो प्रकार के विवाह होते थे, एक तो अनुलोम विवाह हो गया, एक प्रतिलोम। इनके कारण जाति व्यवस्था बनी। अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम विवाह यानी कि उच्च वर्ण का क्या हो पुरुष और निम्न वर्ण की क्या हो दोस्तों कन्या। जैसे कि ब्राह्मण पुरुष और क्षत्रिय कन्या, ये तो हो गया कौन सा विवाह? अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह, इसमें उच्च वर्ण की तो दोस्तों क्या हो कन्या और निम्न वर्ण का क्या हो पुरुष। यानी ब्राह्मण तो कन्या होगी, क्षत्रिय पुरुष हो गया, तो वो भी प्रतिलोम विवाह कहलाएगा। तो अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के कारण जो संतानों उत्पत्ति हुई उसके कारण भारत में प्रवेश हुआ कौन सी व्यवस्था का? जाति व्यवस्था का। ठीक है, लेकिन जाति व्यवस्था इस समय भी इतनी अधिक जटिल थी नहीं। जाति व्यवस्था जटिल होती है सूत्र काल के अंतर्गत। ठीक है, और बौद्ध काल में तो ये बहुत ही उच्च स्तर पर थी, गुप्त काल में तो बहुत ही विकृत अवस्था में थी। ठीक है, लेकिन इस समय जाति व्यवस्था जो थी दोस्तों इतनी जटिल नहीं थी। ठीक है, विभिन्न प्रकार की जातियां बनी है परंतु इतनी जटिल जातियां नहीं थी। ये जाति व्यवस्था थी। यास्क ने निरुक्त में सबसे पहला उल्लेख किया है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी में, लेकिन बोधायन ने जाति व्यवस्था को निर्धारित किया। जाति व्यवस्था बनी अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बाद। सहगोत्रीय विवाह होते थे, जैसे ब्राह्मण का ब्राह्मण से, उससे जाति व्यवस्था नहीं हुई। जब ब्राह्मण का किसी क्षत्रिय से विवाह हुआ, क्षत्रिय का ब्राह्मण से, इन सब के कारण ये जाति व्यवस्था दोस्तों समाज में। समाज के अंतर्गत ही एक और आती है इनकी आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन था। ठीक है, 3 आश्रमों का उल्लेख ये तो मिलता है छांदोग्य उपनिषद में। 3 आश्रम कौन कौन से थे? पहला आश्रम ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ। इन तीनों आश्रमों का उल्लेख मिल जाता है छांदोग्य उपनिषद। जाबलोपनिषद में चौथे आश्रम का भी उल्लेख है। ये कौन सा आश्रम था? संन्यास आश्रम। तो जब भी क्वेश्चन आए आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख, तो उसका आंसर जाबलोपनिषद ही होता है, क्योंकि
आश्रम व्यवस्था में 4 आश्रम। जब भी क्वेश्चन ये है कि प्रथम 3 आश्रमों का उल्लेख, उसका आंसर हो जाता है छांदोग्य उपनिषद। ये आश्रम व्यवस्था का पहला उल्लेख पूछा जाए तो वो जागरूक, ठीक है। मनुष्य की आयु निर्धारित की गई 100 वर्ष, 100 वर्ष आयु निर्धारित की गई। तो प्रत्येक आश्रम के लिए कुल कितने वर्ष निर्धारित किए गए? 25 वर्ष सभी आश्रमों के लिए निर्धारित कर दिए, क्योंकि औसत आयु मानी की 100 वर्ष। अब संन्यास आश्रम जो है, इसमें होता क्या था? संन्यास आश्रम में रहकर मनुष्य अपने आप मरने की स्थिति के लिए तैयार करता था। मनुष्य इस बात पे विचार करता था कि एक दिन उसकी मृत्यु होगी, ठीक है। और अगर हम ऐसा सोचने लगे कि हमारी एक दिन मृत्यु होगी, तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर दुख प्रवेश करेगा, दुख की भावना आएगी। और ये मैंने आपको पढ़ाया था ऋग्वेदिक धर्म में कि वैदिक धर्म जो है भौतिकवादी था। वो मानता था कि संसार में सुख ही सुख है, हमें इन सुखों का भोग करना चाहिए। अब संन्यास आश्रम है, इसमें तो दुख उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए संन्यास आश्रम जो है, इसको वैदिक विचारधारा से संबंधित नहीं माना जाता। तो वैदिक विचारधारा से संबंधित नहीं मानते कौन से आश्रम को? संन्यास आश्रम। क्योंकि संन्यास आश्रम में मनुष्य नहीं था, इसके अंदर दुख की भावना क्या होती थी? उत्पन्न। तो ये इस प्रकार आश्रम के स्तर। नेक्स्ट क्लास इसके अंदर जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, इसमें हम इसको विस्तृत रूप से और पढ़ेंगे कि ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता था, गृहस्थ, ठीक है, जो 16 संस्कार हैं, विवाह है 8 प्रकार के, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में दोस्तों डिस्कस करेंगे।